हम थोड़ा रीजन जानते हैं कि क्यों लोग आर्मी को या आर्म फोर्सेस को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग अपनी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए आर्मी को चूज करते हैं एज अ करियर। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको सोसाइटी में एक अलग रिकॉग्निशन मिले, इस नजरिए से भी वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे डायरेक्टली देश को सर्व करना है। अब आपकी पोस्टिंग्स मैटर करेंगी। पोस्टिंग्स आपकी दो चीजें साथ लेकर आती है, रिस्क एंड हार्डशिप। रिस्क को हमने डिनोट किया है आर से और हार्डशिप को डिनोट किया है एच से। अब यहाँ पर रिस्क और हार्डशिप का अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलें तो आपका रिस्क बहुत हाई है, हार्डशिप भी हाई है। R1H1 रिस्क बहुत हाई है, हार्डशिप कम है। R1H2 रिस्क बहुत हाई है, हार्डशिप कम है। अब रिस्क हाई का मतलब क्या है? अगर आप फ्लाइंग कर रहे हैं तो वो हाई रिस्क में आती है। वेलकम टू द इंडेप्थ क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है, इट इज अबाउट द सैलरीज, पर्क्स एंड द फैसिलिटीज जो एक आर्मी ऑफिसर को भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं। लेकिन सैलरीज, पर्क्स या फैसिलिटीज डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा रीजन जानते हैं कि क्यों लोग आर्मी को या आर्म फोर्सेस को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग अपनी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए आर्मी को चूज करते हैं एज अ करियर। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको सोसाइटी में एक अलग रिकॉग्निशन मिले, इस नजरिए से भी वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे डायरेक्टली देश को सर्व करना है। बट जब बात आती है सर्विंग की, तो हर एक इंसान इस देश में रहने वाला किसी ना किसी तरीके से देश को सर्व कर ही रहा है, चाहे वो खेत में किसान हो या सीमा पर जवान हो। अब बात सैलरीज पर बात करने से पहले एक ओवरव्यू की बात की जाए। आप एग्जाम प्रोसेस से पास आउट होते हैं, फिर आप एसएसबी से रिकमेंड होते हैं, फिर रिकमेंड होने के बाद मेडिकल से फिट होते हैं, देन यू गेट मैरिड। जब आप एकेडमी पहुंचते हैं, एकेडमी पहुंचते ही आपको सैलरीज या पर्क्स या कहीं फैसिलिटीज सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपके स्टाइफंड्स हैं, फिर सैलरी है, फिर बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन फैसिलिटीज भी हैं, गाड़ी भी है, घर भी है, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज भी हैं, इंश्योरेंसेस भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट डिस्कशन, आई वांट यू टू नो अबाउट दिस थिंग कि आप लोगों का मोटिव आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना या आर्मी को ज्वाइन करना क्यों है, आप किस लिए आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज को बताएं। बात करते हैं आज की कि भैया, सबसे पहले व्हेन यू गेट सिलेक्टेड, सबसे पहले जब आप एकेडमी पहुंचते हैं, आप आईएम में पहुंचे, आप नेवल एकेडमी पहुंचे या एएफ एकेडमी पहुंचे, तो आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। स्टाइपेंड की बात की जाए तो इट इज द बेसिक पे, 56,100 रुपीज, जो कि लेवल 10th की बेसिक पे है, जो आपको शुरुआत से मिलनी शुरू हो जाती है। देन आपकी जब आप कमीशनिंग हो जाते हो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, देन आपकी सैलरी, पर्क्स और अलाउंसेस फैसिलिटीज शुरू होती हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती हैं पेंशन फैसिलिटीज। वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपकी सैलरीज आपके रैंक के अकॉर्डिंग तो वेरी करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी पोस्टिंग्स के अकॉर्डिंग भी वो वेरी करती हैं। रैंक्स की बात की जाए तो व्हेन यू गेट कमीशनड एज अ लेफ्टिनेंट एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन द नेवी और द एयरफोर्स, लेफ्टिनेंट का जो पे लेवल है इट इज द 10th लेवल, और कमीशनिंग पर आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, जिसकी बेसिक सैलरी होती है 56,100 रुपए। ये बेसिक सैलरी है, इसमें भी बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होने हैं, और यही आपकी जो सैलरी है लगभग 1.5 से 2 गुना तक पहुंच जाती है। कैप्टन होते ही, कैप्टन होने का रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 2 साल सर्विस, और पे लेवल है 10th बी, और बेसिक पे है 61,300 एज अ मेजर, जो आप सर्विस के 6 साल बाद या कहीं 5 साल बाद बन जाते हैं, लेवल पहुंच जाता है, लेवल आपकी सैलरी का, दैट इज द 11th लेवल, एंड यू गेट 69,400 एट द बेसिक पे। At Lieutenant Colonel, you need to serve at least 13 years of the service, and then you get to the basic pay of 1,21,200 rupees. When you get as a colonel, colonel जो कि एक आपका कमांडिंग ऑफिसर भी होता है, he has the level of 13 level in the basic pay, and after 26 years of service, he get to the post of colonel. Basic pay की बात की जाए 1,30,600, then you get promoted to the brigadier. ब्रिगेडियर पहुंचने तक आपको बहुत सारी चीजों का सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपके मिनिमम नंबर ऑफ सर्विस, आपकी एज, आपने कहां कहां सर्व किया, ये सब चीजें मैटर कर सकती हैं। यानी सब लोग ब्रिगेडियर बने ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक मिनिमम नंबर ऑफ ईयर सर्व करने के बाद आप कर्नल तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ये बात तो तय है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम ऑफ द ऑफिसर्स कर्नल होते ही रिटायर हो जाते हैं। ब्रिगेडियर आपका सिलेक्शन बेसिस पर होगा, बेसिक पे 1,39,600 रुपीज तक चली जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल में ग्रेडेशन है, लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल एंड वाइस ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तीनों ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल के हैं। अब यहां पर बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो बने, उनमें से 1/3 जनरल्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पोस्ट दी जाती हैं। ऑब्वियसली उनकी जो सर्विस है या सैलरी है, उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा, और आपका एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जो आर्मी के वाइस स्टाफ होने का काम भी करता है, उसकी सैलरी में भी बढ़ोतरी मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल की जो बेसिक पे है, उससे पहले मेजर जनरल की जो लेवल है इट इज 14, और मेजर जनरल का बेसिक पे 1,44,000, लेफ्टिनेंट जनरल का 1,82,000। लेफ्टिनेंट जनरल एचईजी स्केल, हो सकता है कि आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं और आपको नॉर्दर्न कमांड का हेड बना दिया गया है। हमारे पास जितनी कमांड्स हैं आर्मी की, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्मी की कितनी कमांड्स हैं। कमांड सेक्शन का जो हेड होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल ही होगा, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी, एंड द सैलरी लेवल इज 16,
और उसकी बेसिक सैलरी चली जाती है 2,05,000। जो वाइस ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा उसका बेसिक लेवल 17 है और बेसिक पे 2,25,000 पे फिक्स कर दी जाती है। वही बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि जनरल है, 4 स्टार रैंक ऑफिसर जनरल है हमारा, ही हैज द बेसिक पे ऑफ द 2,25,000 और 2,50,000 रुपीज। आप लोग कमेंट सेक्शन में बात करें कि हमारे फिलहाल आर्मी चीफ कौन है, जस्ट नेम हिम। ये तो सिर्फ बात रही सैलरीज की, लेकिन सैलरी के बाद आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। मिलिट्री सर्विस पे जो बेसिक से पे के साथ आपकी अटैच कर दी जाएगी, हर महीने 15,500 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तो आप वो 56,000 जो था उसमें अगर इस चीज को जोड़ दें तो देख लीजिए पे आपकी बढ़ जाती है। देन वी हैव द डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। हर साल महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन होने के साथ साथ आपकी तनख्वाह में भी इंक्रीमेंट होता है, उसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं। उसके बाद अब आपकी पोस्टिंग्स मैटर करेंगी। पोस्टिंग्स आपकी दो चीजें साथ लेकर आती है, रिस्क एंड हार्डशिप। रिस्क को हमने डिनोट किया है आर से और हार्डशिप को डिनोट किया है एच से। अब यहां पर रिस्क और हार्डशिप का अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलें तो आपका रिस्क बहुत हाई है, हार्डशिप भी हाई है। R1H1 रिस्क बहुत हाई है, हार्डशिप कम है। R1H2 रिस्क बहुत हाई है, हार्डशिप कम है। अब रिस्क हाई का मतलब क्या है, अगर आप फ्लाइंग कर रहे हैं तो वो हाई रिस्क में आती है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर पोस्टिंग है, सियाचिन पोस्टिंग है, तो वो भी आपकी हाई रिस्क में आती है। तो सच थिंग्स आपकी पोस्टिंग्स इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंसान हाई एल्टीट्यूड पोस्टेड हो जाता है, सियाचिन पोस्टेड हो जाता है, तो उसका R1H1 अलाउंस ऐड होगा और आपकी सैलरी में, मिलिट्री बेसिक पे में, मिलिट्री सर्विस पे में इतना अलाउंस और ऐड कर दिया जाएगा। हार्डशिप के अकॉर्डिंग ये अगर सबसे देखा जाए कि अगर आपकी रिस्क कम है और हार्डशिप ज्यादा है, देन यू हैव दिस अलाउंस। रिस्क R2 है और हार्डशिप भी 2 है, दिस इज द अलाउंस। रिस्क R2 है और हार्डशिप भी बहुत कम है, दिस इज द अलाउंस। यानी आपकी पोस्टिंग्स और आपकी जो पोस्टिंग्स के साथ रिस्क और हार्डशिप वेरी करेगा कि आपको उनमें से क्या अलाउंस मिलने वाला है। ये पूरी लाइफ या पूरी सर्विस आपका वेरी करता रहेगा, कभी आप फ्रंट पे पोस्टेड हैं, कभी आप पीस पे पोस्टिंग है, तो ये अलाउंस आपके वेरी करते रहेंगे, कभी कम कभी ज्यादा। उसके बाद हर साल आपको 25,000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए, अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस, गाड़ी तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड नहीं कराया गया है तो आपको हर महीने, अगर आप सिटीज में पोस्टेड हैं, जैसे आप दिल्ली पोस्टेड हैं, हैदराबाद पोस्टेड हैं, चेन्नई पोस्टेड हैं, तो हर महीने 7,200 आपको अलग से ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। अगर आप इन बड़े शहरों के अलावा कहीं और पोस्टेड हैं तो आपको 3,600 रुपीज अलग से अलाउंस मिलेगा, बस गवर्नमेंट व्हीकल अगर आपको प्रोवाइडेड नहीं है। इसके साथ अगर आपके चिल्ड्रन, बच्चों के एजुकेशन की बात की जाए, आपके बच्चों का ध्यान भी भारत सरकार रखेगी। बच्चों की एजुकेशन की बात की जाए तो हर महीने बच्चों की जो एजुकेशन फीस है वो भी भारत सरकार आपको देती है, 2,812 रुपए 50 पैसे। एक बच्चे के हिसाब से 2 बच्चों तक का आपको मिल सकता है, अप टू 2 किड्स यू विल गेट दिस एजुकेशन फीस। अगर आप कहीं और पोस्टेड हैं और आपका बच्चा किसी और शहर में रहकर पढ़ रहा है, उसके हॉस्टल का खर्चा भी भारत सरकार आपको प्रोवाइड कराती है। एक बच्चे के हिसाब से 8,437 रुपए 50 पैसे अप टू 2 किड्स, 2 बच्चों का ही खर्चा भारत सरकार उठा सकती है। उसके बाद आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड 1 करोड़ तक का मिलता है अपॉन योर कंट्रीब्यूशन। आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो इंश्योरेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद डिपेंडेंट्स की बात की जाए, आपकी फैमिली है, मदर है, फादर है, देन यू हैव योर वाइफ एज वेल एज चिल्ड्रन। इन सब लोगों की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इन सब लोगों की फैसिलिटीज का ध्यान भी भारत सरकार रखेगी। यानी इनका मेडिकल का खर्चा है वो आपको अपनी तनख्वाह से नहीं उठाना है, ये सब लोगों का इलाज फ्री ही होता है। लेकिन डिपेंडेंट कार्ड बनता है इनका, फादर, मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी फैमिली को उसमें एड ऑन कर दें। दीज आर सम ऑफ योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो आप पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है जो आप कमा रहे हैं, यू आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, और ये लोग आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए इनका डिपेंडेंट कार्ड बनेगा एंड दे विल बी, इनके जो मेडिकल खर्चे हैं वो सब आपके भारत सरकार ही पे करेगी। उसके बाद पहले राशन इन मनी मिलता था, लेकिन अब राशन इन काइंड मिलता है। अब आप कहीं भी पोस्टेड हैं, आप अपना खाना खर्चा अपने हिसाब से नहीं देखेंगे, भारत सरकार आपको खाना प्रोवाइड कराती है, राशन आपको मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलती है, सर्विंग द नेशन। कुछ लोगों को होता है मुझे देश को सर्व करना है जैसा, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में हमने पहले कहा कि सर्व तो सब कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यंगस्टर्स के दिमाग में सबसे बड़ी बात होती है कि आई वांट टू सर्व द नेशन, मुझे डायरेक्टली सर्व करना है देश को और मुझे सिक्योरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो वो जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो तो आपको यहीं आकर मिलती है, डिफेंस फोर्सेज में या कहीं आर्मी आर्म फोर्सेज में। इसके साथ साथ अगर आप अपनी सर्विस के दौरान अदर फैसिलिटीज भी लेना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप अपने होम टाउन में कोई घर बनाएं या कोई गाड़ी खरीदें, उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत है, तो भारत सरकार आपको सब्सिडाइज रेट पर लोन्स भी प्रोवाइड कराती है, स्पेशली फॉर द होम लोन एंड स्पेशली फॉर योर कार लोन्स। यानी आपकी जरूरतों के साथ साथ वो आपकी इच्छाओं का भी ख्याल रखती है। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो हमने सैलरी, पर्क्स और अलाउंसेस में डिस्कस किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सब लोगों का आर्मी ज्वाइन करने का जो रीजन है वो वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग सैलरी के लिए या किसी और चीज के लिए ही सिर्फ इस चीज को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर सब फैसिलिटीज का ध्यान रखा गया है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।